आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल राघवेंद्र क्लासेस में। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सब परिवार सहित, और बड़े उत्साहपूर्वक आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत जल्दी आगे 11 अक्टूबर को आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इस बार पेपर देने जा रहे हैं, सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज पॉलिटी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो इस संबंध में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसके क्या प्रावधान होने चाहिए। भारत में सरकार के प्रावधान, प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया में कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं प्यारे बच्चों, आज इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और तैयारी चल रही होगी। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं प्रोविज़न और गवर्नमेंट इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, इसके संदर्भ में हम समझेंगे भारत में सरकार के प्रावधान, सरकार के प्रावधान। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको समझने के लिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमको ये समझना होगा कि इसमें कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम समझेंगे जब हम बात करते हैं भारत में सरकार के प्रावधान के संबंध में, तो प्यारे बच्चों इसमें हमको ये समझना होगा कि सबसे पहले इसमें यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, क्योंकि प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप सबको इसका अध्ययन आप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के संदर्भ में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट के अंतर्गत आता है, किस भाग में आता है। तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, थर्ड नंबर पे है प्यारे बच्चों लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार जिसे बोलते हैं, और थर्ड नेक्स्ट है बेटा प्यारे बच्चों शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम जब देखेंगे तो अब इसको हम समझते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम कहते हैं अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के संदर्भ में दो पार्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो पहला हो जाता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति
के संदर्भ में प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शेड्यूल 5 में हमारे 12 शेड्यूल हैं, जिसमें शेड्यूल 5 में इसका प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट हम जब देखते हैं शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजाति के संदर्भ में प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 6 में इसके प्रावधान के संबंध में उल्लेख है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि शेड्यूल 5 का किस आर्टिकल से संबंध है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के संदर्भ में हम बात करते हैं तो आर्टिकल 244(1) में इसका उल्लेख है शेड्यूल 5 के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 6, तो आर्टिकल से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आर्टिकल 244(2) में शेड्यूल 6 का उल्लेख है। और जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका बेटा है प्रोविज़न ऑफ परमानेंट ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। तो बेटा जब हम बात करते हैं कि राज्य के संबंध में अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, राज्य के अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान के संदर्भ में बात करते हैं, प्रोविजन परमानेंट ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। जब हम बात करते हैं तो पहला तो होता है प्रोविजन रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट होता है बेटा, जो नेक्स्ट हमारा प्रावधान होता है, पहला तो है हमारा है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर। जब हम इसमें प्रोविजन ऑफ परमानेंट ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट के संदर्भ में बात करते हैं तो सेकंड हमारा हो जाता है टेम्परेरी एंड स्पेशल फॉर द सम स्टेट्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके 5 प्रावधान होते हैं, 5 टाइप होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जिसमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बारे में प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट होता है प्रोविजन परमानेंट ट्रांजैक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। तो बेटा प्यारे बच्चों, जब इसके संदर्भ में बात करते हैं तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रोविजन रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर, टेम्परेरी एंड स्पेशल फॉर द सम स्टेट्स। तो बेटा इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को जो पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट किसका पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट है आपका यूनियन गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा पार्ट है यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है तो स्टेट गवर्नमेंट हम देखते हैं राज्य सरकार। तो आज हम समझेंगे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में तो किस प्रकार से इसके प्रावधान हो सकते हैं प्यारे बच्चों, और कितने इसके टाइप्स हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझेंगे बेटा इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने टाइप्स होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आगे।
तो बेटा जब हम गवर्नमेंट को पढ़ते हैं तो अब इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं। यहाँ से आप ध्यान समझेंगे प्यारे बच्चों। पहला आपका है लेजिस्लेचर, जिसे आप विधायिका के नाम से जानते हैं, विधायिका। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। और नेक्स्ट है जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि 3 आपके टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं प्यारे बच्चों? 3 टाइप्स आपके होते हैं। जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर विधायिका में 3 टाइप्स आपके होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे। अपर हाउस, प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट है लोअर हाउस। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे निश्चित रूप से। अब हमको ये समझना है इसमें कि अपर हाउस में कितने हमारे एमएलए होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अपर हाउस जो होते हैं, अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके 245 एमएलए होते हैं। 245 एमएलए होते हैं। जब हम लोअर हाउस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, जिसमें 545 एमपीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ये अस्थाई होता है बेटा। लोकसभा अस्थाई और राज्यसभा स्थायी आपका सदन होता है। तो प्यारे बच्चों इस पे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा? तो लेजिस्लेचर में 3 टाइप्स होते हैं, अपर हाउस, प्रेसिडेंट, लोअर हाउस। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका। कार्यपालिका के 2 टाइप्स होते हैं। टेम्परेरी और नेक्स्ट परमानेंट। तो प्यारे बच्चों जब हम टेम्परेरी की बात करते हैं तो टेम्परेरी में कौन से आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं, मंत्री परिषद। तो इस प्रकार से परमानेंट बेटा जो होता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, अब एग्जीक्यूटिव के बेटे 2 टाइप्स होते हैं। जो आपके एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के 2 टाइप्स हैं, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, टेम्परेरी मतलब अस्थाई, और परमानेंट आपका जो है स्थायी। तो परमानेंट बेटे कौन आते हैं? जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाही होते हैं, आईएएस आईपीएस जो होते हैं। और टेम्परेरी में मंत्री परिषद में कितने टाइप से बेटा देखेंगे हम लोग? सबसे ऊपर होते हैं पीएम,
कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट, और इसके होते हैं लास्ट आपके डिप्टी मिनिस्टर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका पूरा मंत्रिपरिषद होता है। इस प्रकार से पूरा मंत्रिपरिषद होता है बेटा। अब हमको ये समझना है इसमें कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कि किस प्रकार से कौन किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन किसको कंट्रोल करता है, किस प्रकार से क्या होते हैं। तो ये हमको समझना होगा इसमें, तो हम अच्छे से समझेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार समझना है। अपर हाउस, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो जनता होती है पीपल, यहाँ पे अब सीधे लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है बेटा वो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा प्यारे बच्चों उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति, रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है किसके प्रति, जनता के प्रति। अब बेटा आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहां से वो देखेंगे स्टेट, लेजिस्लेटिव, असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो होते हैं इसमें हम देखते हैं इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट। तो इनका इलेक्शन जो होता है बेटा डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के प्रति। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से प्रश्न आपसे कैसे बन सकता है कि राज्यसभा के जो एमएलए होते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के। यही आपके एमएलए जो हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका, आपके राज्यसभा के एमएलए का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों जो इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और जब हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब बेटा प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है कैसा होता है, जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है ये होता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका, प्रेसिडेंट का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न बनता है। अब आपको ध्यान देना हो कि जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद कैसे बनती है। तो बेटा ध्यान देंगे कि जो लोअर हाउस में जो मेजोरिटी की सरकार होती है, मेजोरिटी पार्टी जो होती है, बहुमत प्राप्त जो दल होता है वही जो है जिसकी सरकार जो बहुमत प्राप्त करते हैं, जिसकी सरकार बनती है उन्हीं की मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही होते हैं, मंत्रिपरिषद उन्हीं की बनती है। अब मंत्रिपरिषद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने सदस्य होते हैं, कितने संख्या होगी,
तो बेटा इसमें आपको ध्यान देना है मैक्सिमम लोकसभा, मैक्सिमम साइज 15% ऑफ लोकसभा, यानी कि जो जितनी संख्या है 545 है, इसका 15% जो है मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है कि कार्यपालिका में जो टेम्परेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये किसके प्रति होता है, ये किसको कंट्रोल करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी होती है आपकी, जो आपके नौकरशाही होते हैं, ये किसके प्रति जो है आपके उत्तरदायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि किसको कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और आपके जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं, जो नौकरशाही होते हैं, ये बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ पा रहे होंगे इस प्रकार से कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद होती है ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये नौकरशाही यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। और नौकरशाही जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अब आपको आपके मन में एक प्रश्न ये बनना होगा कि सर जो टेम्परेरी हमारी होते हैं, अस्थायी जो आपकी कार्यपालिका जो होती हैं और स्थायी क्यों बनाया गया है। तो बेटा इसका एक एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, 5 साल पूरे हो, सरकार के 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जब कोई दूसरी सरकार आ बनती है तो उसको ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाही जो होते हैं यही बताते हैं कि कहाँ से कार्य शुरू करना है। इसलिए यहाँ पे अस्थायी और स्थायी की जरूरत पड़ती है, यानी कि स्थायी जो हमारे होते हैं, जो हमारे नौकरशाही का जो समूह होता है, ब्यूरोक्रेसी जो हमारी होती है, ये हमारे हमको बताते हैं, या नई सरकार जो बनती है इनको बताते हैं कि कहाँ से कार्य आपको शुरू करना है। तो इस प्रकार से बेटा ध्यान दीजिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, आपसे एक प्रश्न और बन सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बेटा एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव के 3 टाइप्स। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जीक्यूटिव के 2 टाइप्स होते हैं। और बेटा जब जुडिशरी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसका जो सेशन है अलग से हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि जुडिशरी जो है इसके किस प्रकार से प्रावधान है। जो एकीकृत न्यायपालिका हमारे वर्तमान में भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो बेटा समझिएगा, यहाँ पे विधायिका के 3 अंग होते हैं। अपर हाउस कानून का निर्माण करती है, और देखिएगा यहाँ पे विधायिका जो होती है यानी कि जिसमें अपर हाउस यानी कि विधायिका जो होती है कानून का निर्माण करते हैं, और कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है। यानी कानून कौन बनाता है, विधायिका, लागू कौन करता है, जो उसका क्रियान्वयन होता है वो कौन, कार्यपालिका। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव में अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, 3 टाइप होते हैं प्रेसिडेंट। तो अब लोअर हाउस में एमपी आपके कितने होते हैं, 545 एमपी होते हैं। अब इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, जनता इनको डायरेक्ट चुनती है एमपी को। अब ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं एमपी, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जनता ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डायरेक्ट चुनाव कराती है, यानी कि जनता के द्वारा ही डायरेक्ट चुनाव होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, एमएलए का। इसके बाद प्रश्न ये बन जाता है कि राज्यसभा में 245 एमएलए होते हैं, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, इनका चुनाव होता है इनडायरेक्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इनडायरेक्ट चुनाव होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव किस प्रकार से होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कौन भाग नहीं लेते हैं, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के मनोनीत सदस्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, संभावना है कि यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से सदन हैं जो न तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में।
तो बेटा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। भाग लेते हैं कौन? राष्ट्रपति के सेशन में बताऊंगा, प्रेसिडेंट में मैंने आपको बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नोटा मनोनीत, मनोनीत को क्या बोलते हैं? नॉमिनेट। तो इस प्रकार से कौन कौन भाग लेते हैं बता दिया, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं ये भी आप जान गए। और ना तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत, यानी कि विधान परिषद के कोई भी सदस्य प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं लोअर हाउस। तो जब हम कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में देखते हैं तो टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें हेड सबसे ऊंचे स्तर पर हेड पे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये एडवाइस करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, और कैबिनेट मिनिस्टर इनको पीएम को। कैबिनेट मिनिस्टर किसको एडवाइस करते हैं? सेक्रेटरी को। और फिर यही क्रम आगे चलता रहता है। स्टेट मिनिस्टर भी सेक्रेटरी, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट और डिप्यूटी मिनिस्टर। इस प्रकार से बेटा होता है। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों आपसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम साइज 50% ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद हो सकती है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है? तो यानी कि जिसकी मेजोरिटी जो पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, बहुमत प्राप्त दल कि जिस सरकार की बहुमत पार्टी बनती है, बहुमत प्राप्त दल जिसको प्राप्त होता है, जिसकी सरकार बनती है, उसी का मंत्रिपरिषद बनता है, यानी कि उसी के द्वारा मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से जो परमानेंट आपके होते हैं, नौकरशाही होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो आपके होते हैं, ये इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल भी करना अति आवश्यक है। तो इनको कंट्रोल करती है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको कंट्रोल करती है। और नौकरशाही आपके जो है ये आपके उत्तरदायी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति, यानी कि मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि इस प्रकार से बहुत अच्छा समझ पाए होंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपने इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्लास में स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में बात करेंगे। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है उसको हम समझेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसको हम समझेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपने समझा होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके संबंध के प्रावधान में है? तो भारत में सरकार के प्रावधान 5 टाइप के हैं। तो संघ सरकार के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने समझा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के संदर्भ में हम समझेंगे किस प्रकार से विधानसभा, किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का संबंध होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और जितने बच्चे आप मुझे देख रहे हैं, तो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं HD एजुकॉम से मैं जुड़ चुका हूँ। और बच्चे जो हिंदी की क्लास करना चाहते हैं, जनरल हिंदी, आगे हो सकता है कि मैं पॉलिटी भी आगे पढ़ाऊँ, तो आप जो है जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है, UPSI, बिहार SI, उसके बाद आपका लेखपाल की वैकेंसी आ रही है RO के लिए, तो आपका बैच मैंने स्टार्ट किया है शशिकर्णा ऐप पर। डॉक्टर मुखर्जी नगर से लाइव क्लास होती है, ऐप पर क्लास चल रही है। डेमो क्लास आपकी HD एजुकॉम पर, शशिकर्णा ऐप पर डेमो क्लास आपकी YouTube पर है, आप देख सकते हैं। फीस मात्र 700 रुपये रखी गई है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब फीस जो है वो फीस आपकी थी डेमो क्लास के संदर्भ में, अब फीस आपकी 1250 ऐप पर है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एडमिशन ले सकते हैं। एक बार आप फ़ोन कर आप बात कर लीजिएगा मैनेजमेंट से और बता दीजिएगा राघवेंद्र सर से मैं पढ़ चुका हूँ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैं अपना नंबर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। यदि कोई समस्या हो सकती है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। 9450560189, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे ही आपसे बात हो पाएगी। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को एडमिशन लेना है ले सकते हैं। UPSI के लिए पॉलिटी का बैच भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का बैच बन चुका है। UPSI में सिलेक्शन आपको लेना है, मूल्यांकन आपको करना है, निर्धारण आपको करना है। तो आप शशिकर्णा ऐप पर मुझसे हिंदी पढ़ सकते हैं। UPSI, बिहार SI, लेखपाल और जितनी भी आपकी परीक्षाएं हिंदी संबंधित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार।